नमस्कार। जय हिंद दोस्तों पिछले 6 साल से यानी 2020 के गलवान क्लैश के बाद चाइना ने भारत के सामने अपनी पोजीशन को एक इंच भी ढीला नहीं किया था। बॉर्डर पर हमेशा तनाव और हमेशा नखरे और हमेशा एक अकड़ थी। लेकिन पिछले 24 घंटे में बेजिंग के अंदर जो हुआ उसे पूरे जियोपॉलिटिक्स सर्कल को चौंका दिया है। दोस्तों देखिए, बेजिंग में 35वां जो WMCC का मीटिंग, जो आप उसका फुल फॉर्म है आपका वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर टॉक्स वो खत्म हुआ। ये बॉर्डर टॉक्स एक्चुअली एक मैकेनिज्म तैयार किया गया था 2012 से कि अगर ये जो हमारे जो बॉर्डर के बीच कुछ तनाव होता है कि ऐसे भी रेगुलर बॉर्डर टॉक्स होनी चाहिए। तो और वहां चाइनीज ऑफिशियल्स जो है मतलब खत्म होने के बाद अचानक शांति, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन की भाषा बोलने लगे हैं। उनका कहना है कि वो बॉर्डर की हालात से सेटिस्फाइड है, कोट अनकोट सेटिस्फाइड है, और जल्दी ही बड़ी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग चाइना में करवाना चाहते हैं। तो अब असल जो है, अब ये सवाल ये है कि क्या इंडिया ने पिछले दरवाजे से कोई समझौता किया है? ये हर किसी के मन में आएगा ये बात, या फिर चाइना के पीछे कोई ऐसा जो है बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है जिसके बारे में मीडिया बात ही नहीं कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पूरी कहानी में एक ऐसा फैक्टर है जिसका जिक्र बेजिंग और नई दिल्ली दोनों खुलकर नहीं कर रहे हैं। हम उस पर वीडियो के बिल्कुल एंड पे आएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस बदलती हुई जो जियोपॉलिटिक्स की पूरी क्रोनोलॉजी को आज समझेंगे। दोस्तों, अगर इस अचानक दिखने वाले दोस्ती का जवाब आप सिर्फ लद्दाख के पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इसका असली जवाब यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन DC में छिपा है। और इसी नाजुक मोड़ पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन चाइना पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाए रखने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। और बेजिंग को डर है कि वॉशिंगटन के साथ ट्रेड टेंशन और गहरा हो सकता है, तो ये चाइना को खा जा रहा है। तो चाइना इस वक्त अंदरूनी तौर पर आप बोल सकते हैं कि पहले ही एक जो उसका बड़ा एक प्रॉपर्टी क्राइसिस, फिर उसका जो एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर लेबर मार्केट की एक कमजोरी से वो जूझ रहा है। यानी बेजिंग इस वक्त अचानक खुद को एक साथ कई फ्रंट पे लड़ता हुआ पा रहा है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां शी जिनपिंग को समझ आया है कि अगर उन्होंने इस क्रूशियल टाइम पर इंडिया के साथ भी दुश्मनी रखी तो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन और मुश्किल हो सकती है। तो और इसीलिए जो है आप बोल सकते हैं कि बेजिंग की ये जो बदलती बॉडी लैंग्वेज को समझना भी बहुत जरूरी है। वो अपनी इस पुरानी प्रॉब्लम को टेम्पररी फ्रीज करना चाहता है ताकि वो बड़े दुश्मन से लड़ सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइना को इस वक्त भारत की ही जरूरत क्यों पड़ी? इसका सबसे बड़ा रास्ता गुजरता है आपका ये ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से। और आपको पता है ना, इसी साल ब्रिक्स समिट हमारे भारत में होने वाला है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, चाइना के लिए ब्रिक्स कोई नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रुपिंग नहीं है। ये वो प्राइमरी प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए बेजिंग पूरी दुनिया के गवर्नेंस को रिफ्रेम या रीशेप करना चाहता है और वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करना चाहता है और खुद को ग्लोबल साउथ का जो लीडर दिखाना चाहता है। तो चाइना के लिए ब्रिक्स उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। अगर ब्रिक्स वीक पड़ता है तो बेजिंग की ग्लोबल एम्बिशंस को नुकसान पहुंच सकता है ना। लेकिन यहां पर उनके रास्ते का सबसे बड़ा पावर हाउस है हमारा इंडिया। भारत इस वक्त उन बहुत कम देशों में से एक है जो ब्रिक्स के अंदर चाइनीज इनिशिएटिव को न सिर्फ स्लो और शेप कर सकता है बल्कि उन्हें ब्लॉक करने की भी काबिलियत रखता है। तो अगर भारत ने ब्रिक्स के अंदर चाइना के जो आपके छुपे हुए एजेंडेस को काउंटर करना शुरू कर दिया तो शी जिनपिंग की इंटरनेशनल लेजिटिमेसी खतरे में पड़ जाएगी। तो उन्हें पता है कि अगर इस समिट से पहले उन्होंने लद्दाख बॉर्डर पर थोड़ी नरमी नहीं दिखाई तो भारत उन्हीं की बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर कॉर्नर कर देगा। तो इसीलिए कल बेजिंग में हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजीत घोष के सामने चाइनीज जो ऑफिशियल ने बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच दिखाई। पर दोस्तों, यहाँ पर एक जेन्युइन
जेन्युइन जो है सवाल वो आएगा, भाई चाइना तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो फिर वो भारत के पास इतना लेवरेज कैसे आ गया, ये हर किसी के मन में आएगा। तो इसका जवाब जो है हमारा जो यूनिक हमारे जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन में है। इंडिया एशिया के उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके साथ चाइना को मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक डायमेंशंस में एक साथ डील करना पड़ता है। हम बाकी देशों की तरह जो है उनके डेट ट्रैप में नहीं फंसते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इंडिया इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पर बैठा है जिसे जियोपॉलिटिक्स में द स्ट्रिंग पावर कहते हैं। हम क्वाड के भी मेंबर हैं, जहां हम इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, करने के लिए अमेरिका, फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ब्रिक्स और फिर एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं। तो जहां हम रशिया और मिडिल ईस्ट के साथ खड़े हैं, भारत अकेला ऐसा देश है जो वॉशिंगटन और साथ ही साथ मॉस्को दोनों के साथ एक ही वक्त पर डील कर सकता है। तो ये हमारे लिए दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर नेशन, आप बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो चाइना से निकलकर अपना जो बैकअप तैयार करना चाहती है, उनके लिए भारत इस वक्त ग्लोबल सप्लाई चेन के सबसे इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। तो हम उन्हें पूरी तरह रिप्लेस भला ही ना कर पाए, लेकिन जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के कई सेक्टर्स में भारत चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव और इमर्जिंग जो कॉम्पिटिटर बनकर उभर सकता है ना, और उभर रहा है एक्चुअली में। तो ऐसे पहली बार नहीं है दोस्तों, चाइना का ये जो पुराना पैटर्न ये बिल्कुल रहा है, ये रहेगा भी। याद करिए जब 2017 में डोकलाम का स्टैंड अप हुआ था, तो महीनों तक हमारे भारत और चाइना के सैन्य बॉर्डर पर आमने सामने खड़े थे। तो वॉर की बातें भी हो रही थी उस वक्त भी, लेकिन तब एक बहुत बड़ी चीज होने वाली थी। शी जिनपिंग अपने ही घर में 2017 में श्यामेन में ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाले थे। तो पूरी दुनिया के जो नजर और इंटरनेशनल मीडिया की नजर भी चाइना पर फोकस किए हुए थे उस वक्त। तो ऐसे वक्त पर अगर भारत उस समिट को अगर बॉयकॉट करता या वहां डोकलाम का मुद्दा उठाता, तो समिट का पूरा नैरेटिव ही बदल जाता और ग्लोबल स्टेज पर जो है शी जिनपिंग की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। तो रिजल्ट क्या हुआ उस वक्त में बात करो तो समिट से ठीक कुछ दिन पहले चाइना ने चुपचाप डोकलाम से पीछे हट गया वो। तो वही चीज पिछले साल आपका 2024 के कजान समिट से पहले भी हुई। उन्होंने पेट्रोलिंग राइट्स पर एग्रीमेंट किया था। आप सिर्फ क्रोनोलॉजी को समझिए। तो और अब आते हैं उस सबसे बड़े फैक्टर पर जिसमें मैंने आपको पहले शुरुआत में जिक्र किया था, जिस बारे में द अनस्पोकन फैक्टर इज स्ट्रेटेजिक टाइमिंग। यानी बीजिंग की बदलती हुई डिप्लोमेसी किसी एक बॉर्डर मीटिंग का रिजल्ट नहीं है। ये डिप्लोमेटिक टाइमिंग, ब्रिक्स पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक प्रेशर और बदलती हुई जो जियोपॉलिटिक्स रियलिटीज का कंबाइंड जो है ये आउटकम है। चाइना को इंडिया की जरूरत हमेशा नहीं होती है, लेकिन जब भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट सामने खड़ा हो, जब अमेरिका का इकोनॉमिक प्रेशर हर तरह से बढ़ रहा हो और जब आपका ग्लोबल सप्लाई चेन बीजिंग से बाहर का रास्ता ढूंढ रही हो, तब चाइना के पास भारत के साथ स्टेबिलिटी और शांति दिखाने के अलावा और क्या उसका ऑप्शन क्या बचता है? कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो यही जो है जियोपॉलिटिक्स का असली और सबसे बड़ा रूल है दोस्तों। देश कभी दोस्ती या दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से डिसीजंस लेते हैं। और इस वक्त चाइना का जो नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि वॉशिंगटन से लड़ने के लिए भारत के साथ स्टेबिलिटी रखो, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री और अजीत डोभाल साहब इस बार पूरी तरह सतर्क हैं। शांति सिर्फ कागज पर नहीं, बॉर्डर पर दिखानी होगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें चाइना की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ट्रेड में और कॉर्नर करना चाहिए? अपनी कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।